हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर 9 पे आ चुके हैं, जो कि हमारी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई ने लगभग हर चैप्टर की थीम चेंज करी है और उस चैप्टर में से कुछ काटा है और कुछ जोड़ा है। तो इस चैप्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ और इस चैप्टर की थीम बदल करके रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स से थीम रख दी गई है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में 1990s के बाद से जो हमारी पॉलिटिक्स में चेंज आया है, जो हमारी चुनावी राजनीति में चेंज आया है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और इसमें अब तक 2019 तक के जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, जिसमें एनडीए की गवर्नमेंट जीत करके आई है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो दोस्तों, एक बार आप देख लें कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। इसमें एयर ऑफ कोइलेशन पढ़ना है हमें। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, देन यूनाइटेड फ्रंट की, देन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि यूपीए है। इस सबको मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं 1990s का, कब से स्टार्ट होती है जर्नी। तो 1990s पे जाने से पहले हम 1984 की बात करते हैं। और आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और उन्हीं के बेटे राजीव गांधी बहुत बड़े बहुमत से जीत करके आते हैं। 1984 दोस्तों, ईयर याद रखना। इस ईयर में बीजेपी की लोकसभा में बस 2 सीटें आई थी। ठीक है, याद रखना, ये फ्लैशबैक काम आएगा बाद में। और इसी इलेक्शन में उस टाइम पे कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें आई थी। इतनी कांग्रेस ने सीटें कभी नहीं जीती थी, 415 सीटें। 5 साल कांग्रेस की सरकार बहुत ही धूमधाम से चलती है। बट 5 साल के बाद जब 1989 में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस 197 सीट्स पर आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ कि 1990s का जो डिकेड था उसमें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे थे। तो पहला बड़ा चेंज ये था कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया था, ऐसा माना जाता है। जो कांग्रेस एक तरफा बहुमत लाती थी, बहुत सारी सीटें जीतती थी, वो कांग्रेस अब 1989 में आकर के 197 सीट्स पे रुक गई। ठीक है, कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस घटना को मानते हैं कि द इलेक्शन ऑफ 1989 marked the end of what political scientists have called कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम का अंत माना जाता है 1989 के इलेक्शंस को। हालांकि 1991 में कांग्रेस ने थोड़ा सा उछाल फिर से पाया, बट पहला आप देखेंगे कि 1990s का जो दशक था, पूरा जो डिकेट है, उसमें पहली ये घटना हुई। उसके बाद एक नया इशू हमारी पॉलिटिक्स में आया जिसे हम कहते हैं मंडल इशू। मंडल इशू क्या था? आपको याद होगा, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी एक बार 1977 में। इन्होंने बीपी मंडल के नेतृत्व में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में इन्होंने एक कमीशन बैठाया था, जिस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि ओबीसीज को भी, इंडिया में जो ओबीसीज हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इन रिकमेंडेशन को फुलफिल करने की कोशिश जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी 1990s में, 1989 में, उस गवर्नमेंट ने करी। ठीक है, मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी कि अदर बैकवर्ड कास्ट को, क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और उसकी रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। और इसकी वजह से देश के अंदर बहुत सारा ऐसा ग्रुप था, स्टूडेंट्स का ग्रुप था, बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप था जिन्होंने इन रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और देश में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे कि ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ये अपने लिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए तो बहुत कम सीट बटेगी, या फिर जो विरोध करते थे रिजर्वेशन का, वो इसके खिलाफ खड़े थे। ठीक है, तो ये हमारी 1990s की पॉलिटिक्स में एक नया बदलाव था, नया चेंज था।
तीसरा बड़ा चेंज था जब 1991 में आप देखते हो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, हमारी इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में। और आपको पता होगा 1991 में यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा था कि अपनी इकोनॉमी को खोलें। और उस टाइम पे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न। This is known as the initiation of the structural adjustment program or the new economic reform। ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम यानी कि अब हमने अपनी इकोनॉमी को खोल लिया था। उदारीकरण बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि अब इकोनॉमी को गवर्नमेंट ही नहीं चलाएगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा बाहर से, वो भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक तीसरा बड़ा चेंज हमारी पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा था उस 1990s के डिकेड के अंदर। चौथा बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमारे देश में, कम्युनल पॉलिटिक्स हाई पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से हिट करना स्टार्ट करती है, उस पर डोमिनेट करती है या उसके खिलाफ कंपैरेटिवली उसको ख़त्म करना चाहती है, ठीक है, या अपना दुश्मन मानती है। जैसे कि इंडिया में हिंदू मुसलमान के बेसिस पे लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स भी होती है। और इसी बेसिस पे आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन कर दिया गया 6 दिसंबर 1992 को। अयोध्या में बहुत सारे कारसेवक पहुंचे, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि उकसाई हुई भीड़, जो कि बाबरी मस्जिद पे चढ़ गई और उसने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। ये चौथा एक बड़ा चेंज था हमारे देश में। हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स थी उसका पीक माना जाता है इसे, ठीक है। इससे देश में बहुत सारी जगह दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकाली इससे पहले, तो बहुत ही ज़्यादा कम्युनल जो हारमोनी थी हिंदुस्तान की उसको नुकसान हुआ। ये एक चौथा पॉलिटिकल बड़ा चेंज देखने को मिल रहा था। उसी टाइम पे पांचवा बड़ा चेंज कब होता है कि आपको एक क्लियर बात बता दूं, 1984 से 89 तक राजीव गांधी रहते हैं। उनके बाद 89 में कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाता, तो पहली कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मतलब पहली नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट की। और ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती, ये 2 साल तक रहती है। और 1991 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं, ये 2 साल तक टिक पाती है। 1991 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और उन्हीं इलेक्शन के प्रचार में राजीव गांधी जी तमिलनाडु गए हुए थे। और वो तमिलनाडु गए हुए थे तो श्रीलंका के जो LTTE के आतंकवादी थे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के कुछ आतंकवादी, मुख्य तौर पे महिला आतंकवादी थी वो, उन्होंने राजीव गांधी के गले में एक माला डाली और वो माला जो थी उसमें बॉम्ब था और वो ब्लास्ट हो गया। तो ये एक बड़ा झटका था हमारी पॉलिटिक्स को। द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी in May 1991 led to a change in leadership of the Congress party. He was assassinated by the Sri Lankan Tamil linked to the LTTE when he was on an election campaign tour in Tamil Nadu. In the election of 1991, Congress emerged as the single largest party. ठीक है, समझने की बात यहाँ पे 1991 का इलेक्शन, कांग्रेस पूरी तरीके से मेजॉरिटी तो ला नहीं पाई, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। Following Rajiv Gandhi's death, the party chose नरसिम्हा राव as the prime minister. और 1991 में नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस चल रहे थे। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए जो 1990s के डिकेड में हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एरा ऑफ कोलिशन क्या है। तो मुझे पूरी तरीके से यकीन है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कोलिशन क्या होता है। तो कोलिशन का मतलब ये होता है व्हेन वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर एंड मेक द गवर्नमेंट। जब अलग अलग पार्टियाँ मिलती हैं आपस में और गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तान में ऐसी पॉलिटिक्स हो गई है कि जरूरी नहीं है एक ही पार्टी को मेजॉरिटी मिले। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 पार्टियाँ, 3 पार्टियाँ, 4 पार्टियाँ मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर 1989 के बाद एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। एरा मतलब होता है एक दौर स्टार्ट हो जाना, एक ऐसा दौर शुरू हो जाना
जहां पर वही सेम चीज़ें चल रही हैं, तो एयर ऑफ कोलिशन 1989 से माना जाता है। बट पहली जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो 1977 में आ गई थी, इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी की। वो फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट थी, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है घुमा करके, बट एयर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट 1989 से स्टार्ट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एयर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट हम समझते हैं कि कैसा था। जैसे कि मैंने आपको बताया 1989 में कांग्रेस इतनी ज़्यादा सीट लेके नहीं आ पाती है, तो गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट की 1989 में। नेशनल फ्रंट क्या था? विच इटसेल्फ वॉज एन अलायंस ऑफ जनता दल एंड सम रीजनल पार्टीज। कुछ रीजनल पार्टीज और जनता दल के मिलाकर के नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी। और इस नेशनल फ्रंट को आउटसाइड सपोर्ट दिया हुआ था, ठीक है। आउटसाइड सपोर्ट मैं अभी बताऊंगा कि क्या था आउटसाइड सपोर्ट, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने। अब देखो, बिल्कुल दोनों अलग अलग तरह की पार्टीज हैं, दोनों अलग तरह की विचारधारा हैं। बीजेपी भी अलग है, लेफ्ट फ्रंट भी अलग तरीके से सोचती है, दोनों अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, पर दोनों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया नेशनल फ्रंट को 1989 में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इन्होंने आउटसाइड सपोर्ट क्यों दिया था, बड़ा क्वेश्चन है। लेफ्ट फ्रंट ने और सीपीआई ने, सॉरी बीजेपी ने नेशनल फ्रंट को आउटसाइड सपोर्ट क्यों दिया था? क्योंकि वो कांग्रेस को पावर से बाहर रखना चाहते थे, ठीक है। तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए आउटसाइड दिया गया कि ये कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे। अभी मैं रीड आउट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट बट द बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट, ठीक है। बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट यानी कि सीपीआई सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हम आपकी सरकार बनाए रखने में आपकी मदद तो करेंगे, आपको मेजॉरिटी नंबर चाहिए हम देंगे, पर हम आपकी सरकार को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपकी सरकार को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, हम आपकी सरकार की तरफ से बोल नहीं सकते, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड सपोर्ट, जिससे कि आपकी सरकार चलती रहे, ठीक है। और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रखना चाहते थे। इन 1989 बोथ लेफ्ट एंड बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। तो आई होप जो पहला इलेक्शन है एयर ऑफ कोलिशन का आपको समझ में आया होगा 1989 का, जहां पे नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बन रही है, उसको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट यानी कि सीपीआई। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें कांग्रेस को पावर से बाहर रखना था। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि 1989 से 1991 तक ये गवर्नमेंट रहती है नेशनल फ्रंट की, ठीक है। और इसमें हमारे दो प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1989 में, एक वीपी सिंह और उसके बाद चंद्रशेखर। आप इसे पेज नंबर 179 पे भी देख सकते हो, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर कब बन रहे हैं अपनी बुक के, सेकंड बुक के, ठीक है। इसी बात को जो 1989 में हुई थी उस पर एक कार्टून दिया हुआ है हमारी बुक पे, हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दूं, ये 1989 के इलेक्शंस हैं, जिसमें आप जी नीचे देख सकते हो कि ये हैं हमारे वीपी सिंह साहब, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ इसका, ये हमारे वीपी सिंह साहब हैं। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है, इसे पपेटरी गवर्नमेंट बोला जा रहा है, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं दो लोग, एक तरफ आडवाणी जी हैं बीजेपी से और एक तरफ लेफ्ट से सीपीआई से बासु जी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट से ज्योति बासु साहब हैं, ये ज्योति बासु हैं, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और नीचे वीपी सिंह की पपेटरी गवर्नमेंट है। पपेटरी पुलिंग द स्ट्रिंग्स आर लेफ्ट फ्रंट ज्योति बासु, बीजेपी से एलके आडवाणी, और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बने हुए थे वीपी सिंह। द अबव कार्टून इज कॉल्ड puppet government because after 1989 air of coalition began to no party got the majority of to form government by themselves। तो उन्हें क्या चाहिए होता था, कोई भी पार्टी अगर अपने आप
सारा मेजॉरिटी लेके नहीं आ पाती तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, तो उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए दूसरी पार्टीज़ का। और यहाँ पे नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रही हैं दूसरी पार्टीज, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी। बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन गवर्नमेंट, दे सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। उन्होंने बाहर से समर्थन दिया है, आउटसाइड सपोर्ट दिया है, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया गवर्नमेंट में। तो 1989 की ये कहानी है एयर ऑफ कोलिशन की, सबसे शुरुआत में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि 1989 से 1991 तक ये गवर्नमेंट रहती है, और 1991 के बाद 1991 से 1996 तक पूरे 5 साल फिर यूपीए की गवर्नमेंट आती है, सॉरी यूपीए की नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है जिसको सपोर्ट मिला हुआ था एआईडीएमके का। मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तो 1989 से और 1991 तक ये 2 साल ही क्यों टिक पाती है गवर्नमेंट? ऐसा क्या हो जाता है कि 2 साल ही बात गिर जाती है? ऐसी कुछ खास बात हुई थी? तो हाँ, ऐसी खास बात हुई थी, और इस पर क्वेश्चन में बन सकता है कि जो गवर्नमेंट 5 साल चलनी चाहिए थी वो 2 साल ही क्यों चली। इसके पीछे कारण ये था, व्हेन एल.के. आडवाणी कंडक्टेड रथ यात्रा, बिल्ड राम टेम्पल, ठीक है, एंड गॉट अरेस्टेड बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट, दे विड्रॉ सपोर्ट लीडिंग टू स्प्लिट एंड फॉल ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1990s की बात है, ये 1991 की बात है, एक राम रथ यात्रा निकाली गुजरात से, और वो अयोध्या तक जा रहे थे, और जहाँ जहाँ से वो राम रथ यात्रा लेकर के जा रहे थे, एक टाटा सूमो गाड़ी थी जिसको राम जी की रथ का रूप दिया गया, उस पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बैठाए गए, और लोगों की भावनाओं को उकसाया गया। और उसके बाद जहाँ जहाँ से वो रथ यात्रा गुजरी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसकी वजह से जो देश की कम्युनल हारमनी थी वो बहुत बुरी तरीके से खराब होती गई। और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने राम रथ यात्रा को रुकवाने की बात करी, उन्होंने अरेस्ट करवाया आडवाणी को, तो आडवाणी जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वो नेशनल फ्रंट की सरकार कैसे गिरी, क्यों गिरी, उसका रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम एयर ऑफ कोलिशन की बात कर रहे हैं तो हम यहीं से 1989 से स्टार्ट करेंगे, और मेन बात करेंगे कोलिशन की, कि एयर ऑफ कोलिशन स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी अकेले, तो उसे दूसरी पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होता था, और इसके लिए अलग अलग कोलिशन बनते थे। ठीक है, तो अलायंस पॉलिटिक्स अगर हम समझे तो कुछ इस तरीके से रही, और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हुए चलेंगे इसे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब तक दोबारा से मैं आपको पिक्चर क्लियर करता हूं। 1989 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जिसको आउटसाइड सपोर्ट कर रहे थे लेफ्ट और बीजेपी। फिर 1991 से 1996 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, जिसको सपोर्ट करता है एआईएडीएमके, तमिलनाडु की पार्टी है। और इस टाइम पर 1991 से 1996 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव साहब। ठीक है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 179 पे। अब 1996 के बाद फिर दोबारा से कोलिशन की खेल स्टार्ट हुआ, और ऐसा लग रहा था कि देश में कोई स्टेबल सरकार बना नहीं पा रहा है। तो अब 1996 में जब हम आ गए, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट चल गई, 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है। पहले नेशनल फ्रंट की बनी थी, अब बन रही है यूनाइटेड फ्रंट की। अब मजे की बात देखना, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट को सपोर्ट करा था कांग्रेस ने आउटसाइड। ठीक है, क्यों किया था? जिससे कि वो बीजेपी को पावर से बाहर रख सके। क्लियर हुई बात आपको? In 1989, both the left and BJP supported the National Front because they wanted to keep Congress out of the power. In 1996, the left continued to support the non-Congress government, but this time the Congress supported it as both as the Congress and the left wanted to keep BJP out of power. इस बार कांग्रेस और लेफ्ट ने सपोर्ट किया है यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट को, जिससे कि बीजेपी पावर से बाहर रहे। और 1996 की जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे HD देवेगौड़ा साहब, देवेगौड़ा,
MOWDA, ठीक है। HD देवगौड़ा साहब बने, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट के ही IK गुजराल साहब बने हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये सरकार भी 2 साल से ज़्यादा चल नहीं पाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखो कि तो हमारी सरकारें बहुत बार इस एरा में बहुत कम समय के लिए चली, क्योंकि स्टेबल नहीं थी, सबके पास सीट नहीं होती थी, किसी को बाहर से समर्थन मिलता था और वो गिर जाता था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन इशू पर जो हमें समझना है 1998 के बाद से। तो अभी जैसे मैं किसी भी बच्चे से सवाल पूछता हूँ कि भाई अभी सरकार किसकी है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर मोदी जी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है। देश के अंदर सरकार, देश के अंदर, एक रुकिएगा, सरकार हमारे देश के अंदर बीजेपी की नहीं है, बल्कि एक अलायंस। तो हमारे देश के अंदर एक कोएलिशन की सरकार है, ना कि किसी एक पार्टी की सरकार है। तो वो कोएलिशन क्या है वो हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कोएलिशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर एंड मेक द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे देश में 2 बड़े कोएलिशन हैं। एक है UPA, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। UPA की जो मेन पार्टी है, इसके अंदर जो बड़ा दल है जो इसे चला रहा है, वो है कांग्रेस। आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान से याद रखेंगे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके अंदर और भी कई सारी पार्टी हैं कांग्रेस को छोड़ करके, बट कांग्रेस इसमें मेन पार्टी है, जिसे हम कहेंगे यानी कि बड़ी पार्टी है। दूसरा अलायंस है देश के अंदर NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको चलाने वाला जो इसमें मेन बड़ा दल है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो है बीजेपी। तो अभी देश के अंदर NDA की गवर्नमेंट है, ठीक है, ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्योंकि बीजेपी किसी कोएलिशन में है ना, तो हम बोलते हैं NDA की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरकार किसकी चल रही है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही 1998 से 1999 तक, ठीक है, कुछ समय के लिए NDA की गवर्नमेंट आई थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, विच इज़ लेड बाय बीजेपी। उसे हम बोलते थे NDA 1। याद रखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। NDA 1 की गवर्नमेंट आई थी ये 1 साल के लिए। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। पर समझना ये 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो गए, ठीक है, और NDA की गवर्नमेंट फिर बनती है, जिसे हम बोलते हैं NDA 2, 1999 से 2004 तक। ये पहला ऐसा टाइम था जब NDA की गवर्नमेंट पूरे 5 साल राज किया, जिन्होंने पूरे 5 साल टर्म इन्होंने निकाला, ठीक है। इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। तो NDA 1 और NDA 2 तो हमने यहाँ पे देख लिया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। NDA 3 और NDA 4 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बट उसके बीच में एक गैप है। 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2004 में जब इलेक्शन हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं बन पाई। सरकार बनी UPA की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वो था UPA 1, याद रखिएगा, UPA 1। और प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह। फिर 2009 में दोबारा इलेक्शन हुए, फिर UPA की गवर्नमेंट बनी, जिसे हम UPA 2 बोलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर फिर से बने मनमोहन सिंह, ठीक है। पर आपको याद होगा 2014 आते आते देश का मूड थोड़ा बदल गया था, और देश का मूड बदला 2014 में। तो गवर्नमेंट बनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसे हम बोलते हैं NDA 3, ठीक है। 2014 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फर्स्ट टर्म जिसे हम कह सकते हैं वो था, और इसके अंदर अकेली बीजेपी की जो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस थे, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, और अकेली बीजेपी की इसमें 282 सीट्स आई थी। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होती हैं, यानी कि इस कोएलिशन के अंदर भी उनकी सबसे ज़्यादा सीट आ रही थी, और इतनी सीट आ रही थी कि वो अकेले अपने दम पे भी सरकार बना सकते थे। फिर भी उन्होंने अपने कोएलिशन की गवर्नमेंट ही बनाई, ठीक है।
2019 में जो भी हाल ही में हुए थे इलेक्शन, उसमें भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट बनी, जिसे हम बोलते हैं एनडीए 4। तो क्वेश्चन आ सकता है एनडीए 3 और एनडीए 4 से कि एनडीए 3 और एनडीए 4 में क्या काम हुए हैं बताइए जरा। एनडीए 4 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत करके आए और इस बार इनकी सीट आई थी, अकेली बीजेपी की सीट थी 303। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारी बुक में आपको इतना तो मिल जाएगा, बट इसके बाद एनडीए 3 और एनडीए 4 ने जो काम किए हैं और वो उनका नेचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, ये सीबीएसई ने अलग से हमें हमारे सिलेबस में डाला है। ठीक है, और इसका मटेरियल आपको सिलेबस में मिल जाएगा, सिलेबस के नीचे दिया हुआ है एक्स्ट्रा मटेरियल में। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं एक बारी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनडीए 3 और एनडीए 4 में क्या हुआ, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 2014 से पहले नेचर ऑफ कोइलेशन हुआ करता था, नेचर ऑफ कोइलेशन हुआ करता था, वो अब बदल गया है। 2014 से पहले क्या होता था, हमारे देश में 543 सीट्स हैं अभी लोकसभा की, 2 एंग्लो इंडियंस की होती थी, वो अब खत्म हो गई हैं। तो हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीट्स। तो होता ये था कि एक जो बड़ा दल है वो 200 ले आता था या 150 ले आता था, और दूसरी पार्टी इसके साथ मिलके वो 272 तक पहुंच जाता था। बट अब क्या चेंज आया है 2014 के बाद से, अकेली बीजेपी जो कि गठबंधन में है, वो 272 से ज़्यादा सीट ला रही है। जैसे 2014 में 282 लाई और 2019 में 303 लाई। यानी कि पहले क्या होता था, पहले होता था वन पार्टी लेड कोइलेशन, मतलब एक पार्टी बड़ी होती थी कोइलेशन के अंदर और छोटी छोटी पार्टीज मिलकर के सरकार बना लेती थी। अब क्या हो रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है मेजॉरिटी में, इसे हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब यह है कि 272 सीट्स चाहिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, बट उससे भी ज़्यादा सीट लेकर के बस एक ही पार्टी आ रही है, पूरा कोलिशन नहीं, बस एक ही पार्टी। ठीक है, चलिए, ऐसा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखने को मिली है लगभग 30 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 1984 में हमने देखी थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जब राजीव गांधी ने, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, 1984 में जब राजीव गांधी ने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था अपना, उनके टाइम पे 415 सीट आई थी कांग्रेस की। यानी कि 30 साल के बाद अब बीजेपी की इतनी सीट आई है कि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। तो एक 30 साल का गैप हो गया। 30 साल के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है, नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में कोलिशन गवर्नमेंट का एरा ही चल रहा था। ठीक है, पहली तो ये चीज़। तो ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश एट द सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एक स्टेबिलिटी बन गई है देश में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखा जाए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सेंट्रल में एक गवर्नमेंट बनती है। पहला तो ये खेल। दूसरा, दो कॉल्ड एनडीए 3, द बीजेपी लेड कोलिशन 2014 वॉज लार्जली डिफरेंट इट्स प्रेडिसेसर कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि अपने से पहले आने वाले जो कोलिशन थे उन सबसे अलग है 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है। वो क्यों है अलग? वेयर द प्रीवियस कोलिशंस वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज। ठीक है, जो पहले कोलिशंस थे वो एक पार्टी उन्हें चलाती थी, एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, बट एनडीए 3 कोलिशन वॉज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाई अ नेशनल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, इट वॉज ऑल्सो डोमिनेटेड बाई बीजेपी विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इन लोकसभा। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड सरप्लस मेजॉरिटी कोइलेशन। यहाँ पे समझना ये है कि बीजेपी भी अभी भी कोइलेशन में गवर्नमेंट चला रही है, जिसे हम बोलते हैं एनडीए। बीजेपी के अंदर अकाली दल भी था, ठीक है, जेडीयू भी था पहले, और ये भी थे क्या शिवसेना भी थी, डीएमके भी थी। तो एनडीए के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट इस कोइलेशन के अंदर भी सरप्लस मेजॉरिटी लेकर के आ रही थी
बीजेपी, ठीक है। इसलिए इस कोयलेशन को बोला जाता है सरप्लस मेजॉरिटी कोयलिशन, यानी कि मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272, बीजेपी अकेली ही 272 से ज़्यादा सीट लेकर के आ रही है, पहली चीज़, और उसके बाद उसका गठबंधन और भी ज़्यादा सीट लेके आ जाना है। जैसे कि अभी आपने देखा 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 303 सीट्स आई हैं बीजेपी की, और अगर उसके कोयलेशन की बात करें तो 350 के आसपास है। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं सरप्लस मेजॉरिटी कोयलेशन। पहला तो ये चेंज आया है 2014 की पॉलिटिक्स के बाद, इलेक्शंस के बाद। दूसरा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन दैट सेंस अ मेजॉरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सीन इन द नेचर ऑफ कोयलेशन पॉलिटिक्स। कोयलेशन की पॉलिटिक्स है उसमें एक चेंज आया है, उसके नेचर में एक चेंज आया है। अब हम ये कह सकते हैं वन पार्टी लेड कोयलेशन जो है वो वन पार्टी डोमिनेटेड कोयलेशन हो चुका है। पहले एक बड़ी पार्टी कोयलेशन को चलाती थी, पर अब क्या हो गया है, उस कोयलेशन के अंदर एक पार्टी का डोमिनेंस हो चुका है। यानी कि एनडीए के अंदर सबसे बड़ा डोमिनेंस किसका है? बीजेपी का है, क्योंकि वो अकेली ही सरप्लस मेजॉरिटी ला रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला रही है। बीजेपी चाहे तो अपने दम पे ही सरकार बना सकती है। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। यानी कि हमारा जो नेचर ऑफ कोयलेशन है, पॉलिटिक्स है, वो अब बदल गया है। गठबंधन करने की जो राजनीति है उसकी प्रकृति बदल गई है, उसका नेचर बदल गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ क्या रही हैं और ये काम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन, जो कि 17th इलेक्शन थे, 2014 वाले इलेक्शन 16th लोकसभा इलेक्शन थे और 2019 के 17 थे। तो वंस अगेन ब्रॉट बैक बीजेपी लेड बाई एनडीए 4, जिसे हम एनडीए 4 कहते हैं, 2019 में आई टू द सेंटर ऑफ पावर बाई विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543। एनडीए कोयलेशन में 350 सीट लाई है, और एनडीए में से भी अगर बीजेपी के देखे जाएं तो वो 303 हैं। तो द बीजेपी ऑन इट्स ओन वॉन 303 सीट्स इन लोकसभा, द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी हैज़ वॉन इन द लोअर हाउस सिंस 1985 when Congress swept the election in the aftermath of Miss इंदिरा गांधी assassination। ठीक है, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो 1984 में राजीव गांधी को इतने सारे वोट मिले थे, 415 सीट आ गई थी लोकसभा में उनकी, उसके बाद एक पार्टी को इतनी सारी सीट मिली हैं। तब तक नहीं तो कोयलेशन चल रहा था, बहुत कम सीट्स मिलती थी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टमल्टोस सक्सेस of the BJP in 2019, social scientists have started equating the contemporary party system with the BJP system। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि जैसे हमने, आपको पता होगा, हमने सेकंड चैप्टर में कांग्रेस सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम ये कह रहे थे कि कांग्रेस का डोमिनेंस था पूरे देश के अंदर और कांग्रेस ही जीतती थी, क्योंकि कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोयलेशन था। उसमें हर प्रकार के जो दल थे वो थे। तो और कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा इलेक्शन जीती, उसके बाद बहुत सालों तो कांग्रेस की सरकार रही देश के अंदर, तो उसे कांग्रेस सिस्टम कहा जाने लगा था। तो अब ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह रहे हैं इन 2 लोकसभा चुनाव के बाद कि ये बीजेपी सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वेयर एन एयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस लाइक कांग्रेस सिस्टम हैज़ वंस अगेन स्टार्टेड अपीयरिंग इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, जैसे कांग्रेस सिस्टम आया था शुरू में, ऐसे ही अब बीजेपी सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है। क्योंकि वो इस बेस पे कह पा रहे हैं 2014 के अंदर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाए थे और 2019 में भी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाए हैं, बल्कि उनके जो सीट्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं इस वजह से भी। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाले पे भी और बीजेपी सिस्टम से भी आ सकता है। और 1 मार्कर के लिए तो मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ बता ही रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। अब हम देख लेते हैं कि इनके इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस क्या रही हैं। इस सरकार ने अपनी बहुत बड़ाई करी है और उस बड़ाई को इन्होंने मटेरियल बना करके बच्चों को दे दिया है कि इसे भी पढ़िए। तो इन्होंने अपनी बड़ाई में ये कहा है कि अ मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इज द शिफ्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। अब ये कह रहे हैं कि हमने 2014 के बाद से कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। ऐसा मुझे नहीं लगता, पर कह रहे हैं ये, तो आप पढ़ सकते हैं।
कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स खत्म करके इन्होंने बोला है कि हमने डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करी है। उसके बाद विद इट्स प्री इंटेंडेड गोल सबका साथ सबका विकास, एनडीए 3 में ये बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब आप इसे ध्यान रखना कि एनडीए 3 में जो कि 2014 में आई थी सबका साथ सबका विकास बोलते थे, और 2019 में जब एनडीए 4 आई उसमें ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक चीज और जोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीजें एक नंबर में घुमा के पूछता है, ठीक है। तो इन्होंने ये इनका गोल था, इनका विजन था कि सबका साथ सबका विकास, और गवर्नमेंट स्टार्टेड टू सेवरल सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स। इन वेलफेयर स्कीम्स क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, टू मेक डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट्स एक्सेसिबल टू द मासेस सच एज, ठीक है। कुछ वेलफेयर स्कीम चलाई इन्होंने समाज के कल्याण के लिए, सोशियो इकोनॉमिक, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आप हर योजना को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बारे में एक बेसिक आपको 2-3 लाइन का आंसर आना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या है कि जो रूरल एरियाज में गरीब परिवार के लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं बेसिकली, ठीक है, वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो उन्हें फ्री गैस कनेक्शन दिया गया है। फ्री गैस कनेक्शन ओनली, नॉट गैस, ठीक है। पहली गैस का सिलेंडर और कह सकते हो आप, वो कनेक्शन फ्री होता है, उसके बाद वो अपने आप भरवाएं। तो ये रूरल एरियाज में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में तो आप 2014 से ही ऐसे लिख रहे हो खूब सारे। जन धन योजना, जन धन योजना में क्या है, जो गरीब लोग हैं उनका फ्री जन धन अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर, ठीक है। जन धन अकाउंट इन बैंक, इसकी खासियत यह कि ये 0 बैलेंस पे भी चल सकता है, और ऐसी सब चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। लगभग 1 लाख रुपए तक आप इसमें लिमिट है, डाल सकते हो। तो जन धन अकाउंट आपको ये इसके थ्रू खोला गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अकॉर्डिंग ये गांव-गांव तक, बहुत दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से ये योजना बनाई गई है। दूर दराज के इलाकों पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। किसान फसल बीमा योजना, अगर किसान की फसल खराब हो जाए, ठीक है, तो उसे बीमा का पैसा मिलेगा। हालांकि बहुत बुरे हाल हैं, मिलता नहीं है, बहुत सारे ऑफिशियल प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, बट ये योजना चलाई है कि किसानों की अगर फसल खराब हो जाती है, बारिश पड़ गई ज़्यादा, सूखा पड़ गया और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो किसानों को उसका इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि उनकी जो टोटल क्रॉप है उसको इंश्योर्ड किया जाता है। देन बेटी पढ़ाओ बेटी देश बढ़ाओ, ये आप सीधे लिख सकते हो कि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 1 मार्कर में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको बस इनके बारे में पता होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। एंड आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, ठीक है। हेल्थ सेक्टर यानी कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं वो जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उसका जो पैसा है वो सारा आयुष्मान भारत योजना के अकॉर्डिंग सरकार देगी गरीबों के इलाज के लिए। तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये सारे योजनाएं क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं हुई तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आप थक चुके हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज मोड पे डालो, थोड़ा घूम फिर के आओ, चाय पियो, खाना खाओ, फिर इसे ध्यान से दोबारा से देखो, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हुए इधर उधर खो गए तो बहुत सारी चीज़ों से भटक सकते हो। चलिए अपनी लास्ट लाइन पे आ जाते हैं और क्लियर कर देते हैं। ऑल दीज स्कीम्स intended to take administration to doorstep of the common man by making the rural households, particularly the women, real beneficiaries of the central government schemes. The success of these schemes could be seen from the result of 2019 Lok Sabha elections, where the voters across state, caste, class, communities, gender, region
brought back the issue of the development government to the center stage under the BJP-led NDA government, characterized the current changes सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो 2019 में जो ये रिजल्ट आया है जिसमें बीजेपी खूब धूमधाम से जीत करके आई है, ठीक है, वो इस बात को प्रूव कर रही है कि देखिए जी हमारा तो यही गोल था, सबका साथ सबका विकास, और अब 2019 में हम जीत गए हैं तो अब सबका विश्वास भी आ गया हमारे साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि भैया NDA 3 और NDA 4 में कौन से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो आप इस पूरी बात को बताएंगे भैया ऐसी ऐसी वेलफेयरिस्टिक योजनाएं चलाई गई हैं, इससे क्या हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, गरीबों का एम्पावरमेंट हुआ है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आप सीधे स्लोगन लिख देंगे सबका साथ सबका विकास, जो कि 2014 में था, 2019 में आकर के जब ये जीत गए तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में बदल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है जहाँ तक मुझे लगता है 90%। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत बेहतरीन है, हमारी बुक के अंदर है ये टॉपिक कहता है कि हमारे देश के अंदर कुछ कॉन्सेंसस ग्रो हो रही है। जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बारी, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, बट समझते हैं इसे क्या चीज़ कहता है। हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं। डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस दैट इमर्ज अमंग मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ सेवर कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें आपस में बहुत लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर कुछ बातों को लेकर के ये आपस में सहमति बनाते हैं। उस सहमति को हम बोल रहे हैं कंसेंसस। ठीक है, जैसे हम एक पार्टी में जाते हैं और सबको कुछ अलग अलग खाना है, बट एक बात पे हमारी सबकी सहमति बनती है कि भाई हम सब मिलके गुलाब जामुन तो खाएंगे, चाहे हम कितना ही आपस में लड़ते हों, बट सब गुलाब जामुन खाएंगे। ऐसे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके बीच में 3 चीज़ों को लेकर के कंसेंसस बन गया है, अब बन चुका है माफ़ कीजिएगा, 3 चीज़ों को लेकर इनके बीच में एक कंसेंसस बन चुका है, और वो 3 चीज़ें ऐसी हैं, उसे हम समझते हैं वो क्या क्या हैं। 3 चीज़ें जिनको लेकर के, 3 आइडियाज़ जिनको लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी आपस में सहमति रखती है। ठीक है, एक बार मैं इसे पढ़ दूँ। देयर आर मेजर डिसएग्रीमेंट्स अमंग डिफरेंट पार्टीज बट अ कंसेंसस appears to have emerged among most parties. This consensus consists of 4 elements. 3 की जगह 4 हैं, 4 एलिमेंट्स हैं ऐसे, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला है एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पता होगा एक लंबे दौर तक एक डिबेट रहा है कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, सोशलिस्ट सिस्टम अच्छा है, ठीक है, या कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है, USSR वाला सिस्टम अच्छा है या USA वाला सिस्टम अच्छा है। तो अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सिस्टम को ख़त्म ही मान लिया है, USSR वाला सोशलिस्ट सिस्टम ये टिक नहीं सकता। अब सबने मान लिया है कि भैया लिबरल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही बेहतर है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ मानती है, वाइल मैनी ग्रुप आर अपोज्ड टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। Most political parties are in support of the new economic policy. Most parties believe that these policies would lead the country to prosperity and status of economic power in the world. ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जिस पैटर्न पे अब चल रहे हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि जो इकोनॉमी है उसे सरकार ना कंट्रोल करके उसे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करे, उस पर सरकार का कंट्रोल कम से कम हो, ठीक है, लिबरलाइज हो इकोनॉमी, प्राइवेटाइज हो और ग्लोबलाइज हो, LPG। तो इस वाले जो मॉडल है ये वाला, इस पे लगभग सारी पार्टी कंसेंसस बना चुकी है, सबकी सहमति है कि भैया ऐसी चलनी चाहिए इकोनॉमी, अच्छी बात है, ठीक है, इससे देश की तरक्की हो सकती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कंसेंसस है एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट इसमें आता है, देखो SC और ST ये हो गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एक होते हैं जनरल, बीच में आ गए जी OBC, बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट को लेकर के और उनके रिजर्वेशन को लेकर के, उनकी डिमांड्स को लेकर के लगभग देश की सारी पार्टियों में सहमति बन चुकी है, कोई इस बात का विरोध नहीं करता अब।
ठीक है, बट एक टाइम था विरोध किया जाता था कि भैया ST SC को रिजर्वेशन मिल रहा है, काफ़ी है, जनरल को इतने, ये सब जनरल में ही आने चाहिए। बट बीच में एक ऐसा पॉलिटिकल चेंज आया, उसके बाद OBCs की भी डिमांड मानी गई। ये माना गया कि जो OBCs हैं देश के, उनके पास भी बहुत कम रिसोर्सेज हैं, वो भी अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए भी उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन के शिकार रहे हैं बहुत दिनों तक। इसलिए जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उनके पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स को माना गया, और हर पार्टी उसमें बिलीव करती है, उसको मानती है। तो आप बता सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टेड। एज अ रिजल्ट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस in education and employment. Political parties are also willing to ensure that the OBCs get adequate share of power. ठीक है, वो पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स को मानते हैं, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी OBCs को आना चाहिए, और एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, दोनों जो गवर्नमेंट हैं उनमें इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस मुद्दे पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सहमति है, एक कंसेंसस है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आएगा जी, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जब देश की गवर्नमेंट बनती है, कंट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो इसके अंदर जो हमारी स्टेट की पार्टीज हैं, जो बेसिकली एक स्टेट में, जैसे अकाली दल पंजाब में है, JDU बिहार में है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में है, शिवसेना महाराष्ट्र में है, तो जो ये रीजनल पार्टीज हैं हमारी, इनको भी देश की जब गवर्नमेंट बने तो इनमें इनका पार्टिसिपेशन हो, इस बात को लेकर भी सबके बीच में सहमति है। यानी कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट एज वी सॉ इन दिस चैप्टर। स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल एंड हैव प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट 20 years और सो। जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं वो भी आप देखोगे, उससे भी लोग आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बनते हैं। अकाली दल के मंत्री थे पहले, शिवसेना से थे, JDU से भी थे। ठीक है, तो जो स्टेट लेवल की पार्टी हैं उनके रोल को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, और अब सारी इस पे सभी पार्टियों की एक्सेप्टेंस है, सहमति बनी हुई है। ये होगी तीसरी बात। चौथी बात है, emphasize on pragmatic consideration rather than ideological positions and political alliance without ideological agreement। ये बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है कि जब सरकार बनाने की स्थिति आती है तो आप देखते होगे कि पहले ऐसा होता था कि भैया जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है हम उसी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। जैसे लास्ट बारी आपने देखा होगा कि BJP ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो दोनों की लगभग हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी और दोनों की आइडियोलॉजी मिलती जुलती है, तो दोनों चला सकते हैं। बट अब ऐसा टाइम आया कि शिवसेना ने बोला कि हमें अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो क्या हुआ, BJP अलग हुई और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर के, कांग्रेस और एक और पार्टी है उसके साथ मिलकर के, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है जो वहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। यानी कि अब मतलब मेन जो है वो प्रैग्मेटिक अप्रोच से है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी से है। अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि कौन हमारी आइडियोलॉजी का है कौन नहीं है, हम इसमें जाएंगे कि हमारी सरकार कैसे बनती है, यानी कि पावर कैसे आती है। और इस बात को भी सभी पार्टियों ने मिलकर के स्वीकार कर लिया। जैसे BJP ने जम्मू कश्मीर में जाकर के PDP के साथ सरकार बनाई, जो कि कश्मीर की अलग रखने की बात करती है, ठीक है ना। तो ऐसी अब क्या हो रहा है कि अब आइडियोलॉजी की कोई बंदिशें नहीं है, लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो किसी के साथ भी मिल सकते हैं, और इसको भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने स्वीकार कर लिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, एम्फसाइज ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। प्रैग्मेटिक का मतलब यहाँ पे है कि अब हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब हम ये नहीं सोचेंगे कौन हमारी आइडियोलॉजी से मिलता है या नहीं मिलता है, हमें मतलब बस किससे, हमें मतलब है सरकार बनाने से। तो आइडियोलॉजिकल पोजीशन खत्म, पॉलिटिकल अलायंस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। अब हम सरकार बनाएंगे बिना किसी आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट के, हमारी आइडियोलॉजी मिलती हो या ना मिलती हो, फिर भी हम सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के साथ दोस्त बना लेंगे, ठीक है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस
of political parties from ideological differences to power sharing arrangement. Thus, most parties of the NDA did not agree with the Hindutva ideology of the BJP. आपको पता होगा एनडीए के अंदर जो पार्टीज हैं, जैसे जेडीयू है, अकाली दल है, ये पहले था, अभी निकला है अकाली दल, ये एनडीए के अंदर थे और इन्होंने ये हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी में नहीं मानते, ठीक है, जिसमें बीजेपी मानती है, पर उसके बावजूद ये सरकार में रहते हैं. दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड रिमेन्ड इन पावर फॉर अ फुल टर्म. ठीक है, आई होप आपको ये चारों कंसेंसस समझ में आए होंगे. ये चारों कंसेंसस इसी बात को दिखाते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर किन बातों को लेकर के सहमति बन गई है जो कि पहले नहीं थी. तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होता है. अब मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊँ. ये बताऊँ कि 6 नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, मैप के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, कार्टून कहाँ से आ सकते हैं. इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और चीज़ों को समझते रहने के लिए हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें. मुझे लगता है इतनी डिटेल में आपको शायद कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस को अच्छे से समझता हूँ, बुक को अच्छे से समझता हूँ और जिन्होंने सिलेबस को चेंज किया उन्हें भी अच्छे से समझ पा रहा हूँ. तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.